हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग प्रोपोगेंडा। तो ये समझने वाली बात है कि प्रोपोगेंडा हम किसको कहते हैं। जब किसी एक बात को या एक थॉट को एग्जेजरेटेड वे में, बायस्ड वे में पेश किया जाता है तो उसे हम प्रोपोगेंडा कहते हैं। कहने का मतलब, जब कोई बात फैक्चुअल होती है, जैसे राम बाजार गया था, तो ये अगर फैक्चुअल डिटेल है तो ऑब्वियसली इसे हम मानेंगे कि ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप उसमें किसी तरह का बायसनेस जोड़ दें कि फला व्यक्ति या राम बाजार गया था लेकिन किसी विशिष्ट कारणों से, तो आपने क्या किया, उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन था उसको चेंज कर दिया और उसमें एक तरह का बायसनेस डाल दिया या एक तरह का डाउट उसमें आपने इनपुट कर दिया। कहने का मतलब, जब किसी भी बात को या किसी भी फैक्ट को बायस्ड वे में पेश किया जाता है या थोड़ा एग्जेजरेटेड वे में पेश कर दिया जाता है तो हम उसे प्रोपोगेंडा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे भाई और बहन का रिश्ता काफी अच्छा होता है। हर परिवार में हमेशा ये कोशिश होती है, मान लीजिए बहन बड़ी है और भाई छोटा है, तो आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक बच्चों में होता रहता है। जब आप 10-12 साल के थे तो मान लीजिए आपकी बड़ी बहन ने आपको एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन आपने क्या किया, उसी समय आप जमीन पर लेट के जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाथ पांव मारने लगे और रोने लगे। ये जो रोना पीटना था, ये आपने क्यों किया? इसके पीछे का कारण है कि आप अपने पेरेंट्स को ये दिखाना चाहते थे कि मुझे दीदी ने मार दिया। ठीक है, आपकी बहन बड़ी है, उसने आपको हल्के से मारा, लेकिन आपने उस चीज को इतना एग्जेजरेट कर दिया कि आपको, मान लीजिए आप पीड़ा में दर्द से तड़प रहे हैं, आप जमीन में पांव पटकने लग गए, रोने लग गए, गाने लग गए, सिर्फ इसलिए। तब तक आपकी मम्मी किचन से आई और उन्होंने पहला सीन क्या देखा, उन्होंने देखा कि मेरा 10 साल का बेटा जमीन में पड़े तड़प रहा है, जबकि आपकी जो बहन है जो कि 12 साल की है वो वहीं बगल में खड़ी हुई है, उसने आपको हल्का सा चांटा मारा था। अब मम्मी किचन से भागते हुए आई तो उन्होंने क्या किया, उठा के बेलन झाड़ू जो भी मिला बच्चे को मारना शुरू कर दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो 10 साल का बच्चा था, जो भाई था, उसने उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरे सीन को एक एग्जेजरेटेड वे में प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से जब मम्मी आई तो पहली नजर में उनको लगा कि उनकी बेटी ने बेटे को ज्यादा मारा है, इसकी वजह से वो गुस्सा हो गई और उन्होंने बिटिया को पीट दिया। अब यहाँ पर पूरी कहानी समझाने का मतलब ये है कि इस पूरे पर्सपेक्टिव में एजेंडा क्या था। छोटा बच्चा चाहता था कि मेरी बहन ने मुझको मारा है और वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसे में कम से कम उसको मुझसे ज्यादा चोट लगनी चाहिए। तो उसने इस तरह का सीन क्रिएट किया कि उसकी मम्मी ने उसकी बड़ी बहन को पीट दिया। तो यहाँ पर पर्पस फुलफिल हो गया। ठीक इसी तरह प्रोपोगेंडा में हमेशा जब भी किसी चीज को बायस्ड वे में दिखाया जाता है या किसी फैक्ट को एग्जेजरेटेड वे में प्रेजेंट किया जाता है, तो इनके साथ कोई ना कोई थर्ड पार्टी होती है जिसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा होता है। जैसे अभी हम करंट सिनेरियो में बात करें, भारत और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान ने भारत में आकर के निर्दोष बेगुनाह लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा। और जब भारत ने रिटेलिएट किया अपने डिफेंस में, क्योंकि भारत कहता है कि कभी भी हम पहले हमला नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में, तो जब हम पहले हमला नहीं करते लेकिन अगर हम पर हमला होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भारत ने वापस से पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी है, जो प्रोपोगेंडा है, वो इस तरह का स्टार्ट किया कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। जबकि रियलिटी ये थी कि इंडिया ने क्लियर कट ये बात कही कि हमने जहां पर हमला किया है वो कोई भी सैन्य ठिकाना नहीं है, वहां पर ना तो कोई मिलिट्री के लोग हैं और ना ही वहां पर सिविलियंस हैं, तो वो एक टेररिस्ट कैंप है। तो इंडिया ने जिस जगह पर अटैक किया वो एक टेररिस्ट कैंप है, लेकिन खुद को सिंपैथाइज करने के लिए और इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान उसको दूसरे ढंग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है और एक तरह का प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहा है। उसी कंटेक्स्ट में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रोपोगेंडा क्या है,
ये वॉर के ड्यूरेशन में कैसे काम करता है और लोग इससे किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि ये अभी वही बात मैंने कही, अगर हम प्रोपोगेंडा की बात कर रहे हैं तो किसी भी फैक्ट को एग्जेजरेटेड वे में पेश करना या बायस्ड वे में पेश करते हुए किसी थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना या उससे अपने हिडन पर्पस पूरे करवाना, ये उद्देश्य होता है। तो ऐसे में पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया की तरफ खुद को सिंपैथाइज करने के लिए, खुद को विक्टिम दिखाने के लिए, जिससे कि उसे सिंपैथी मिले, ये प्रोपोगेंडा तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंस्टा हो या कुछ और हो, उस जो भी मास मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से विभिन्न वीडियोस को चला के लोगों को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कोशिश करें कि इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी गलत या भ्रामक सूचना से खुद को कंफ्यूज ना करें। इसीलिए आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग प्रोपोगेंडा, द पावर ऑफ परसुएशन। कि जब बार बार, परसुएशन के मतलब है कि जब बार बार कोई बात आपसे बोली जाएगी तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा, आप उस बात से इम्पैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं आपको वो बात लगने लगेगा कि कुछ तो बात है इसमें, या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझसे छूट रहे हैं। और जब आप उधर की तरफ ध्यान देंगे और बार बार एक ही जैसा नैरेटिव सेट किया जाएगा तो आप उससे इन्फ्लुएंस होने लगेंगे। एग्जाम्पल, जैसे अगर लगातार ये कहा जाए कि एक्स जो जॉब है वो सबसे बेटर है, या एक्स नौकरी सबसे अच्छी है, या एक्स सर्विस या एक्स करियर सबसे अच्छा है, और अगर आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति ये कहने लगे कि वही करियर सबसे अच्छा है, तो आपका ब्रेन उस तरफ को इन्फ्लुएंस होने लगेगा। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ परसुएशन। तो इसका पॉजिटिव साइड भी है और इसका नेगेटिव साइड भी है, डिपेंड करता है कि इसको यूटिलाइज कौन कर रहा है। हाउ मीडिया शेप्स बिलीफ्स एंड बिहेवियर। क्योंकि आज के समय में जो मीडिया है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो घर घर तक, आम आदमी तक पहुंचने में सक्षम है। क्योंकि मास कम्युनिकेशन के जो मीडियम है वो एक्सपेंड हो गए हैं। पहले केवल रेडियो और टेलीविजन ऐसा सोर्स था कि जिससे हम तक इंफॉर्मेशन आता था, और जब दूरदर्शन और डीडी न्यूज जैसे केवल एक दो चैनल हुआ करते थे तो जो भी न्यूज हम तक आती थी वो काफी ऑथेंटिक होती थी। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग प्लेयर्स मार्केट में आए, उनकी वजह से चैनल्स ओपन हुए, और आज टीवी में कम से कम 250, 300, 350 चैनल हैं। उसके साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, उसके बाद मास मीडिया के लिए सोशल मीडिया एप्स आ गए, जहां से लोग अपनी बात कह सकते हैं और अलग अलग तरह के नैरेटिव सेट कर सकते हैं। तो करंट टाइम में मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात ये कह रहा है कि कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम और बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा। तो बिलीफ सिस्टम से हमारा जो कह सकते हैं कि किसी भी तरह का मत है या जो किसी भी तरह की राय या विचारधारा तैयार होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको कहा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा आपको सिखाया गया, आप हमेशा सच बोलते थे। धीरे धीरे आपकी जब उम्र बढ़ने लगी तो आपको ये समझ में आने लगा कि सिर्फ सच बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं हरदम सच बोलूंगा तो हो सकता है इससे मेरा घाटा हो जाए, या मेरा इससे नुकसान हो जाए, या लोग मेरा नुकसान करेंगे। तो फिर धीरे धीरे आपने क्या किया, सीख लिया कि किस समय सच बोलना है और किस समय झूठ बोलना है। तो जो पहला आपका वैल्यू सिस्टम था वो कहता था ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, लेकिन जो दूसरा जो बिलीफ सिस्टम बना वो क्यों बना? वो इसलिए बना क्योंकि सोसाइटी में आपको इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ कि हर बार जो सच बोलने से आपके जो काम हैं वो सही नहीं होंगे या आपके अपने काम बिगड़ जाएंगे। तो फिर आपका दूसरा जो वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ कि हाँ ठीक है, जरूरत पड़ने पे झूठ बोला जा सकता है। तो ये क्या हुआ, आपके पहले वैल्यू को दूसरे वैल्यू ने रिप्लेस कर लिया। ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि आपके एक्सपीरियंशियल लेवल पे या आपने अपनी लाइफ में ऐसी घटनाओं का एक्सपीरियंस किया जिससे कि आपको ये पता चला कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट से बेटर है और आपने रिप्लेस किया। तो ठीक उसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन आपके आसपास फैलाई जाती है या जिस तरह की बातें आपसे बताई जाती हैं वो आपके न केवल वैल्यू सिस्टम को चेंज करते हैं बल्कि आपके बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करते हैं। जैसे जैसे हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज होते जाते हैं हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता जाता है। ठीक उसके साथ बिहेवियर,
हमारे बिलीफ सिस्टम से ही हमारा बिहेवियर तय होता है। अगर हम देख रहे हैं कि आसपास किसी तरह का हमें खतरा है या हमें लगातार ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हम डेंजर में हैं, तो जो हमारा बिहेवियर है वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा। हम ज्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे। इसके विपरीत अगर आपको पता चलता है कि आपके आसपास एक कंट्रोल्ड और अच्छा इन्वायरमेंट है, एक सुरक्षित इन्वायरमेंट है जिसमें आपको किसी भी तरह का डर नहीं है, फियर नहीं है, तो धीरे धीरे आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो सीधे आपका बिलीफ सिस्टम आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। और आज के समय में क्योंकि सोशल मीडिया है तो डायरेक्टली इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। वही बात है कि प्रोपोगेंडा क्या है, वो किसी भी तरह की बायस्ड और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है। मिसलीडिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सही नहीं होती या हो सकता है वो पार्शियली सही हो। ये किसी पर्सन के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, ये नेशन के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है। अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम किसी पर्सन की इमेज इस तरह से बना सकते हैं या इमेज इस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि लोगों को लगेगा कि वो नेगेटिव पीपल है। तो ये एक तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है। और इसके अपोजिट अगर हमको कभी कभी पीआर टीम्स लगती हैं उसके लिए, अगर हम इस तरह की इमेज सेट कर दें कि सामने वाले पर्सन में सिर्फ खूबियां ही हैं, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं, बिना उसको जाने किसी भी तरह का डिसीजन ना लें, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो बायस्ड हो सकती है, मिसलीडिंग हो सकती है। साथ ही कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही ट्रेवल नहीं करती है, उसको किसी पर्पस से एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाया जाता है। और उसके लिए लोगों का पर्पस क्या है ये जानना जरूरी है। भाई अगर एक इंफॉर्मेशन ए प्लेस से बी प्लेस तक गई तो उस इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए कोई मीडियम यूटिलाइज होगा, और अगर उस मीडियम को यूटिलाइज किया गया है तो ए पर्सन का कोई ऐसा पर्पस होगा जो वो बी पर्सन के थ्रू अपना फुलफिल करना चाह रहा होगा। तो इन्फॉर्मेशन जब भी ट्रेवल करती है तो उसको पहले चेक करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, साथ ही वो किसी ऑथेंटिक पर्सन या ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई जा रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा है नॉट ऑलवेज फॉल्स बट स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंटेड। कहने का मतलब फिर वही है कि जब भी आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गलत हो। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से गलत पाएंगे तो आप उसे खुद ही खारिज कर देंगे, लेकिन जब आप किसी इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं और वो पार्शियली करेक्ट है तो आपके दिमाग में एक नोशन जाता है कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। कहने का मतलब अगर आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, कोई वीडियो आप देखते हैं कि फला वीडियो वायरल हो गया, तो समझने की बात है कि पहले उस जगह पर कैमरा लगाया गया होगा। भाई अगर कैमरे के सामने कोई व्यक्ति आ रहा है तो पूरी तैयारी से आएगा, और अगर रैंडमनेस है, एक है कैमरे के आगे रैंडमनेस दिखाना, दूसरा होता है रैंडमनेस होना। अगर एक कैमरा है तो कैमरे से पहले एक पर्टिकुलर तरह की सिचुएशन तैयार की जाएगी, उस सिचुएशन में किसी पर्सन स्पेसिफिक को वहां पर रखकर उस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एक तरह से एक सेटअप के अंदर इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, और उस वीडियो को जब पब्लिश किया जाएगा तो जिस तरह का नैरेटिव लोग सेट करना चाह रहे हैं उस तरह का नैरेटिव अल्टीमेटली सेट हो जाएगा। अभी मैंने वही कहा था कि प्रोपोगेंडा का मतलब ही है किसी तरह का हिडन एजेंडा होगा, इसीलिए जो इंफॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग या बायस्ड होगी। आप 100% करेक्ट या फैक्चुअल डेटा नहीं देख रहे हैं। तो जरूरत है पहले डेटा को क्रॉस चेक करें, उसके फैक्ट्स को चेक करें, उसके बाद किसी भी तरह की राय बनाएं। इसीलिए अभी मैंने बिलीफ सिस्टम बताया था कि अपना थॉट प्रोसेस तभी मेंटेन करें जब आपको ये पता हो कि 100% ये इंफॉर्मेशन सही है। नीचे इसीलिए लिखा है प्रोपोगेंडा इज इंफॉर्मेशन ऑफन बायस्ड और मिसलीडिंग used to influence people's opinions or actions. It isn't always a lie, but it's always crafted to serve a specific goal. ये हमेशा झूठ नहीं होती, लेकिन
ये पार्शियली डेटा को प्रेजेंट करती है और अपने किसी यूनिक गोल को अचीव करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, प्रोपोगेंडा हमेशा से यूटिलाइज होता रहा है। एक होता है कि फिजिकल ताकत के आधार पर लड़ाई लड़ी जाएगी। जब वो लड़ाई फिजिकल तौर पर नहीं लड़ी जा सकती या सामने आकर के लड़ने से किसी तरह का नुकसान होने की आशंका है, तो फिर उसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में लड़ा जाता है। तो हमेशा से वॉर केवल फ्रंट पे नहीं लड़ा जाता, वॉर के हमेशा बैक साइड्स भी होते हैं और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो या वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो, इस प्रोपोगेंडा को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया गया था। जैसे उस समय ऐसे पोस्टर्स दिखाए जाते थे जिससे ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट हो पाए। इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी कि हमारा ही देश जीत रहा है, भले ही वो हार रहे हों, लेकिन ये दिखाया जाता था, एक ओपिनियन सेट की जाती थी कि हम ही लोग जीत रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमको सपोर्ट करें, आवाम का जो साथ है हमारे साथ बना रहे। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान ने जब भी लड़ाई लड़ी वो हमेशा हार के गया, चाहे वो 1971 हो चाहे 1999 हो। तो भाई पाकिस्तान के जो कर्नल हैं या जो ब्रिगेडियर हैं या जो भी आर्मी में बैठे आला अफसर हैं, वो अपनी चेस्ट पे इतने सारे मेडल किस चीज के लगाते हैं? अगर जितनी भी वॉर हुई उसमें आप सारी वॉर हार गए तो मेडल किस बात का आपने अपने चेस्ट पे टांग रखा है? तो कहने का मतलब वो एक प्रोपोगेंडा है जिससे उनकी आवाम को ये लगे कि हम ही लोग हैं जिन्होंने वॉर किया और वॉर जीता, और वहां के नजरिए से इंडिया को कल्प्रिट बताना। जबकि एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और ये बात ग्लोबल लेवल पे पहले से ही एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट है। साथ ही पॉलिटिकल स्पीचेस और स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया इस बात को दिखाना कि जो हमारा नेशन है वो किसी दूसरे नेशन के खिलाफ टेररिज्म नहीं फैला रहा है, बल्कि ये हमारी जो है हमें इंडिया के द्वारा तंग किया जा रहा है। तो ये एक जो अपोजिट तरह का नरेशन है, जब सोसाइटी में सेट किया जाता है तो उससे लोग अपोजिटली इम्पैक्ट होते हैं। अगर उनको सच पता हो कि ये लोग खुद ही दहशतगर्द हैं तो वहां की जनता भी साथ नहीं देगी। पाकिस्तान जैसे देश जो खुद महंगाई से जूझ रहा है, वहां की आवाम भूखी नंगी है और वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में वो साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए, भारत देश के युवाओं को गुमराह करने के लिए ऐसा प्रयास करते रहते हैं। पहले भी कई बार ऐसा आया है कि ISIS ने चाहे हैदराबाद से हो या अलग अलग जगह से युवाओं को गुमराह किया और उनकी भर्ती की थी। ये सब कुछ आपस में प्रोपोगेंडा से ही कनेक्टेड है। साथ ही मास कम्युनिकेशन होने की वजह से इजिली लोगों तक एक्सेस मिल जाता है। मॉडर्न प्रोपोगेंडा में क्योंकि मास कम्युनिकेशन एक वाइड स्पेक्ट्रम में यूटिलाइज किया जा रहा है और उसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो इजिली जो यूथ है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, और ऐसे लोग कंप्यूटर के पीछे बिठाए जाते हैं जो एल्गोरिदम को सेट करते हैं और माइंड वॉश करने का काम करते हैं। साथ ही पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाई जाती हैं और जो फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड किया जाता है। जैसे खुद पाकिस्तान पहलगाम में आकर के जो टेररिज्म फैलाया वो अपने आप में ही अमानवीय है, लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो वहां की जो पिक्चर्स है उसको गलत ढंग से रिप्रेजेंट करके ये दिखाने की कोशिश किया कि वहां पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों से सिंपैथी ली जा सके, या एक तरह का विक्टिम कार्ड खेला, वहां की कुछ इमेजेस को सर्कुलेट करके सोशल मीडिया पे ये दिखाने का प्रयास किया कि ये बेचारे या मासूम लोग, जबकि एक्चुअल में वो टेररिस्ट कैंप के ही लोग थे। टाइप्स ऑफ प्रोपोगेंडा, इसे कहते हैं बैंड वैगन थ्योरी। इसमें भी प्रोपोगेंडा दो तरीके के होते हैं, एक है व्हाइट प्रोपोगेंडा, एक है ब्लैक प्रोपोगेंडा। जब व्हाइट प्रोपोगेंडा होता है तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होता है और पर्पस हिडन नहीं होता है। इसके विपरीत जब ब्लैक प्रोपोगेंडा होता है तो उसका जो पर्पस है, जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है वो हिडन होता है। कोशिश ये की जाती है कि
लोगों को दूसरी तरफ देखने पे मजबूर किया जा सके और अपना काम निकाला जा सके। तो ब्लैक और व्हाइट दो में डिवाइडेड होता है। उसके बाद जो इसकी टेक्निक है, जो स्ट्रेटेजी है, जो टैक्टिस है, एक है बैंड वैगन। कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति हो या एक समूह हो या एक राष्ट्र हो, उसके खिलाफ लोगों को लामबंद करना। जब सब लोग किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अगर इकट्ठा करना हो तो उसके बारे में इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना जिससे कि लोगों के मन में उसके प्रति हैट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो, लोग उस व्यक्ति से ज्यादा नफरत करें। तो इसी को कहते हैं बैंड वैगन थ्योरी कि किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ पूरे समूह को खड़ा कर देना और सब लोग मिलकर जब उससे नफरत करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। यही थ्योरी नेशन के कंटेक्स्ट में भी यूज होती है। फियर, फियर को ऐसे यूटिलाइज किया जाता है कि जब आप ही को नुकसान पहुंचाया जाए और आप रिटेलिएट करने की कोशिश करें तो उल्टा आप ही को डरा दिया जाए। और इसको जो डराने का मकसद ये होता है कि आप अपने हक के लिए या अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ना ही आवाज उठाएं, ना ही उस परिस्थिति में किसी भी तरह का आप डिसीजन लें। तो प्रोपोगेंडा का सबसे बड़ा हथियार होता है फियर। उसके बाद है नेम कॉलिंग, ग्लिटरिंग जनरलिटीज और कार्ड स्टैकिंग। कार्ड स्टैकिंग से मतलब ये है कि जैसे कार्ड होता है पत्ते का केवल एक फ्रंट दिखाना और दूसरे हिस्से को ना दिखाना, केवल फ्रंट पार्ट को दिखा करके ही अपना काम निकालना। तो अगेन वही है कि एक इमेज क्रिएट करना, लेकिन वो इमेज गलत होगी, किसी फॉल्स स्टेटमेंट पे या फॉल्स फैक्ट्स पर टिकी होगी। ग्लिटरिंग से मतलब ये है जनरलिटीज से कि एक तरह का जनरल परसेप्शन सेट करना कि जहां पर सब कुछ ठीक है जबकि वास्तविकता में उसके पीछे की स्थिति काफी ही बुरी होती है। ये एग्जाम्पल है अंकल सैम वांट्स यू। ये इमेज सबसे ज्यादा यूएस आर्मी में यूटिलाइज होती थी, नियरेस्ट रिक्रूटिंग स्टेशन। इसका मतलब ये था कि जब इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाता था वर्ल्ड वॉर के समय कि ज्यादा से ज्यादा युवा इन्फ्लुएंस हो और वो आर्मी को ज्वाइन करें। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है नाजी जर्मनी स्टेट मीडिया, स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया की बात हो रही है। जब हिटलर का समय था तो यहूदियों के खिलाफ इस तरह से नफरत भड़काई गई कि पूरा जो नाजी समुदाय था वो अपने आप एकजुट हुआ और उसने यहूदियों के खिलाफ ये अभियान चलाया। उसके लिए ऑजविट्स सेंटर करके लोग आज भी जानते हैं, जहां लोगों को लेकर जाया गया, गैस चैम्बर में रखकर उनको जान से मार दिया गया। वो अब तक के इतिहास के सबसे दुर्दांत विवरणों में से एक है। तो कहने का मतलब ऐसी घटनाएं हुई, ये सब तभी हो पाई जब एक प्रोपोगेंडा को मास लेवल पे पहुंचाया गया। तो ऐसी घटनाएं जो एग्जाम्पल एक यूएस का है, एक नाजी जर्मनी का है, तीसरा है कोल्ड वॉर। ये हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज में भी। जब 1990 का समय था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर 1990 तक, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया तब तक किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी और किस तरह से बिना एक भी बम गिराए हुए या बिना एक भी गोली चलाए किस तरह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में साइकोलॉजिकल लेवल पर वॉर लगातार चल रही थी। साथ ही जो प्रोपोगेंडा है इसका जो मेन पर्पस है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए उनकी जो सोच है, जो उनकी विचार है, जो उनकी धारणा है, उनको बदलने का होता है। इसीलिए पहला होता है इमोशनल अपील। मतलब कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करेगा और उसके बाद वो खुद ही विक्टिम कार्ड खेलेगा। मतलब उसने आपके साथ गलत किया और जाके बाहर जाके खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि मेरे ही साथ गलत हुआ। इससे वो क्या कर रहा है, एक तरह का प्रोपोगेंडा सेटल कर रहा है जिससे लोग इमोशनली इन्फ्लुएंस होंगे और उसको अपने आप सपोर्ट करेंगे। कई बार इसके लिए सेलिब्रिटी को भी यूज किया जाता है कि जो भी प्रोमिनेंट या ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको ज्यादा लोग सुनते हैं उनके माध्यम से अपनी बात कहलवाई जाती है जिससे कि लोग उस इन्फ्लुएंस में आ जाएं और उस डिसीजन को मानने के लिए तैयार हो जाएं जिसके लिए प्रोपोगेंडा तैयार किया गया। इसीलिए यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई हिडन पर्पस होता है जिसे देखने से लगातार रोका जाता है। रिपीटिशन एंड स्लोगन्स।
इस तरह की बातें या इस तरह के थॉट्स यूज करना जो किसी पर्सन को जो मेन बात है उस मेन बात से भटकाकर किसी दूसरी जगह लेकर के चला जाए, जिससे व्यक्ति उनका जो छिपा हुआ हिडन एजेंडा है वो समझ पाने में सक्षम ना हो। इसके बाद है हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोपोगेंडा। कोई बात आपसे सच कही जा रही है या किसी प्रोपोगेंडा के तौर पे कही जा रही है, इसको हम कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए पहला जो ऑप्शन है हु क्रिएटेड द मैसेज। सबसे पहले ये समझें अगर आप उस प्रोपोगेंडा में शामिल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और वो प्रोपोगेंडा किस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था ये समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज आपको उसमें जरूर मिलेगा, किसी ना किसी तरह का हिडन पर्पस होगा। तो ये पता करें वो मैसेज किसने क्रिएट किया है, साथ ही उसका पर्पस क्या है, और जो भी चीज दी गई है क्या कोई ऐसा कंटेक्स्ट है जो आपसे छूट रहा है। मैंने पहले भी कहा कि अगर एक सिचुएशन क्रिएट की जाए और उस एक सिचुएशन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए तो जो उसके आउटपुट आएंगे वो थोड़ा डिफरेंट आएंगे। अब आपको उसका इनपुट नहीं पता, आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं पता, उससे पहले का सीन क्या था वो नहीं पता, लेकिन आपने सिर्फ आउटपुट देखा। तो अगर आपने सिर्फ आउटपुट देखा तो उसके हिसाब से आपने अपनी एक राय बना ली। तो वापस से वही बात आती है कि आप ये तय करिए कि वहां पर किस तरह का बायसनेस है या किस तरह का मिसिंग कंटेक्स्ट है जो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करिए अपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से। अगेन पूरे उसको समराइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे। प्रोपोगेंडा से मतलब होता है कि कोई भी एक तरह का नैरेटिव सेट करना किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी राष्ट्र के खिलाफ। तो अगर जब भी आप किसी प्रोपोगेंडा में शामिल हो रहे हैं तो पहले ये समझिए कि उसका हिडन पर्पस क्या है। कोई व्यक्ति आपको अगर किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भड़का रहा है तो उसका पर्पस क्या है, पहली चीज। उसका बेनिफिट क्या है, दूसरी चीज। उसका मोटिव क्या है, तीसरी चीज। मतलब वो ऐसे किस मोटिव से आपको अपनी लड़ाई की हिस्सेदारी दे रहा है कि आप उस लड़ाई में शामिल होकर के अपने हाथों से किसी दूसरे के खिलाफ काम करके उस पर्सन को बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो इसीलिए जब भी आपको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे या आपको अपने प्रोपोगेंडा में शामिल करें, पहले आप जानिए कि उस चीज का पर्पस क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, उस पूरे सिनेरियो में मिसिंग लीड्स क्या है। जब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप अपने आप उस प्रोपोगेंडा का शिकार नहीं होंगे। धन्यवाद।